My name is Akash and I welcome you to the fifth set of pseudocode based on Capgemini hiring. So without any wasting of time, let's get started with the very first question. So given a piece of code and यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एक सी लैंग्वेज का कोड दे रखा है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है, एक एक्स की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, एक इंटीजर एक्स दे रखा है, एक स्टैटिक इंट वाई दे रखा है एंड एक मेन के अंदर उसने साइज़ पूछा है इस स्ट्रक्चर का. सो इसका आंसर जो होगा यार कंपाइल टाइम एरर होगा. और वो होगा इसलिए क्योंकि सी के अंदर आप स्ट्रक्चर के अंदर और यूनियन के अंदर स्टैटिक कीवर्ड्स, स्टैटिक डेटा टाइप्स को नहीं रख सकते. हाँ, सी प्लस प्लस के अंदर आप स्टैटिक रख सकते हो, बट सी प्लस प्लस के अंदर भी एक चीज़ है कि यूनियन के अंदर वहाँ पे भी आप स्टैटिक नहीं रख सकते, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हो. ठीक है. सो इसका जो आंसर होगा वो कंपाइल टाइम एरर होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अगेन मेरे को एक सी प्लस प्लस का कोड गिवन है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है और फिर जो है कुछ मेन के अंदर कुछ बातें लिख रखी है, तो उसमें इसका आउटपुट पूछ रहा है. अब यार यहाँ पे एक ध्यान से देखना है कि चीज़ है कि एक जो स्ट्रक्चर ये डिफाइन कर रखा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने स्ट्रक्चर जैसा ही एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है. ध्यान से सुनो, एक स्ट्रक्चर गिवन है, इसके अंदर मैंने एक एक्स वेरिएबल लिखा और इसके अंदर फिर से एक स्ट्रक्चर का जो है मैंने एक जो है वेरिएबल बना दिया स्ट्रक्ट टाइप का ही. अब यार अगर मुझे लेट सपोज अगर मुझे साइज़ निकालना हो इस स्ट्रक्चर का, ठीक है, लेट सपोज मैं स्ट्रक्ट एस टी लिखता हूँ और मुझे इस स्ट्रक्चर का साइज़ निकालना हो, ठीक है, तो क्या मैं कभी स्ट्रक्चर का साइज़ निकाल पाऊँगा? मुझे इस स्ट्रक्चर का ही साइज़ नहीं पता और मैंने उसके अंदर एक और स्ट्रक्ट टाइप का जो है ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो है क्रिएट कर दिया है, तो क्या मैं कभी इस स्ट्रक्चर का साइज़ निकाल पाऊँगा? मैं नहीं निकाल पाऊँगा. तो यार ये अलाउड नहीं है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल होल्ड करके नहीं रख सकते. सो द आंसर इज गोइंग टू बी कंपाइल टाइम एरर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. एक पीस ऑफ कोड दे रखा है, आउटपुट पूछ रहा है. ठीक है, समझते ध्यान से. एक मेन फंक्शन गिवन है, एक इंटीजर आई की वैल्यू 0 गिवन है और स्विच स्टेटमेंट लगाया हुआ है इसने इस 0 पे, मीन्स इस आई वेरिएबल पे जिसकी वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे जो एक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, स्विच 0. नाउ अब बोल रहा है केस 0 केस 1 डिफ़ॉल्ट. अब यार अगर मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो क्वेश्चन को देख करके, सो द आंसर विल बी डायरेक्टली इन नोस्क्रिप्ट. बट the problem is that this is character, so this is character based, so this is and this is 0, this is integer value and this is character value, so there will be no mapping of integer and character, so the answer will be default. So default will be running here and the answer is going to be InnoScript quiz. So the final answer will be InnoScript quiz. तो यार समझ में आ रहा होगा ये चीज़. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. एक मेरे को पीस ऑफ कोड दे रखा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तो देखते क्या है. अब देखो ये इंटीजर आई है, बोल रहा है इफ़ प्रिंट दिस आई की वैल्यू 3 कर दो एल्स आई की वैल्यू 5 कर दो. यहाँ पे आंसर आपको 0 3 दिख रहा है, मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए. देखते हैं क्या होता है, मतलब देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है यार, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी. यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इफ़ कंडीशन चली, प्रिंट 0 मेरे पास इफ़ के अंदर चल रहा है. जिन लोग को नहीं पता उनको बता दूं, प्रिंट के अंदर अगर हम कुछ भी प्रिंट करते हैं तो इट ऑलवेज रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, इन डबल कोट्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं ये वो रिटर्न करता है. ठीक है, अच्छा अभी के लिए कितना है 1, क्योंकि 0 है ना सिर्फ, तो 1 रिटर्न करेगा. मीन्स जो आप लोग का ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इफ़ 1 सो आई इज इक्वल्स टू 3 मेरे पास यहाँ पे रन हो जाएगा. तो आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी और इफ़ के अंदर मेरे पास 1 है. ठीक है, इफ़ के अंदर मेरे पास 1 है और आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो जाएगी. क्योंकि देखो यार सिंपल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रिंट के अंदर मेरे पास 0 लिखा हुआ है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जितना भी कुछ लिखा होता है वो हमेशा मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है. इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 0, सिर्फ एक कैरेक्टर है. ये मुझे क्या रिटर्न करेगा 1. मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे बनेगी इफ़ 1. अब क्योंकि इफ़ के अंदर 1 है मेरे पास, तो दिस इफ़ विल रन, और जैसे ही मेरे पास इफ़ रन करेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. अब क्या होगा देखो, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट था ये वाला भी, तो पहले तो इसका 0 प्रिंट करेगा एंड आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो चुकी है, एल्स मेरे पास नहीं चलेगा क्योंकि इफ़ ऑलरेडी चल चुका. एंड फाइनली मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा जिसकी वैल्यू मेरे पास आई है एंड आई वॉज 3. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 0 3. ठीक है,
परफेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज करेक्ट अबाउट बिलो प्रोग्राम. सो यहाँ पे मुझे एक पीस ऑफ कोड दे रखा है एंड इसको देखते हैं क्या यहाँ पे क्या जो है चल रहा है. ठीक है, देखो ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है. ठीक है, ये मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल है एंड यू पीपल शुड नो अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल्स दैट ग्लोबल वेरिएबल्स को मेरे पास हमेशा वैल्यू 0 असाइन होती है. ठीक है, 0 वैल्यू मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर इंटीजर है तो उसको 0 होगी. ठीक है, जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसको वैसी ही वैल्यूज मेरे पास असाइन होगी. तो यहाँ पे इंटीजर है तो इसको आई की वैल्यू मेरे पास 0 चली जाएगी. इसको समझता है ये क्या है. जहाँ पे भी इस तरह का कुछ आपको दिखता है कि इफ़ आई और सेमीकोलन, इसको आप हमेशा ऐसे ट्रीट करोगे, इफ़ आई एम्प्टी ब्लॉक. तो सेमीकोलन इज नथिंग बट अ एम्प्टी ब्लॉक. अब क्योंकि आई की वैल्यू 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, ग्लोबल वेरिएबल है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होगी. अब अगर आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मेरे पास जाएगा इफ़ 0, और अगर इफ़ 0 होता है तो इफ़ मेरे पास मतलब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन. जैसे ही मेरे पास इफ़ फॉल्स होगा तो मेरे पास एल्स रन करेगा, और एल्स जब रन करेगा तो प्रिंट कर देगा नो स्क्रिप्ट. बट यहाँ पे आउटपुट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि प्रोग्राम करेगा क्या, कौन सा स्टेटमेंट इसमें चलेगा. सो द एल्स ब्लॉक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है यार, परफेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट विल बी द आउटपुट. इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा. ठीक है यार, इस तरह की प्रॉब्लम हम ना पहले से भी कर चुके हैं, जहाँ पे हमने डिक्रीमेंटर लगाया था और वहाँ पे एक आंसर इन्फिनिट लूप आ रहा था. ठीक है, वहाँ पे अदर ऑप्शंस वर ऑल्सो अवेलेबल, बट एक्चुअली उसका आंसर जो था इन्फिनिट लूप था. देखते हैं यहाँ पे कैसे इन्फिनिट लूप आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मे भी यार आ सकता है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस मेरी पर्सनल रिसर्च के बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछा है कैपजेमिनी ने. ठीक है, तो एक इंटीजर वेरिएबल दे रखा है जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 9 से एंड n इज नॉट इक्वल्स टू 0, और n को मैं डिक्रीमेंट करते हुए जा रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ फिर. अब देखो यार, समझने वाली बात यहाँ पे कि एक लूप के अंदर भी, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, n माइनस माइनस कर रहा हूँ, और फोर लूप के अंदर भी मेरे पास इटसेल्फ वो n माइनस माइनस हो रहा है. इट मीन्स n की वैल्यू एक इटरेशन के लिए 2 बार घट रही है. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग 9 से हो रही है तो सबसे पहले मेरे पास 9 प्रिंट होगा, उसके बाद एक डिक्रीमेंट वैल्यू होगी मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास जो है नेक्स्ट टाइम पे 7 प्रिंट होगा. देखो जैसे ही मेरे पास 9 प्रिंट हुआ तो एक तो ये वैल्यू यहाँ पे घट गई, उसके बाद क्योंकि एक कंडीशन रन हुई तो एक वैल्यू मेरे पास ये भी घटाएगा, इस वजह से नेक्स्ट वैल्यू जो होगी 7 प्रिंट होगी. अब जैसे ही इसने 7 प्रिंट करा तो एक वैल्यू ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट हो चुकी है. अब क्योंकि कंडीशन खत्म हुई है, एक इटरेशन खत्म हुई है, तो अब n माइनस माइनस भी मेरे पास रन करेगा, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी वैल्यू 5 हो चुकी होगी. एंड इन दिस वे नेक्स्ट टाइम 3, देन -1, देन 1 एंड देन -1, 0 को ये स्किप कर देगा. सो 0 पे ही वो टर्मिनेटिंग कंडीशन है, तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा दैट विल बी इन्फिनिट लूप, और वो कभी बंद नहीं होगा मेरे पास. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So what is the worst case time complexity for search, insert and delete operations in a general binary search tree? ठीक है यार, तो जितने लोगों ने भी बाइनरी ट्री पढ़ा है उसमें ऑलमोस्ट ऑपरेशंस जो होते हैं मेरे log n में हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हाइट ट्री की हाइट वहाँ पे मैटर करती है, तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर कैरीड इन log n ऑपरेशन, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम फ्रेम. ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी. अगर मैं एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टर करूँ, बाइनरी सर्च ट्री, मैं ऐसा एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यार. देखो बाइनरी सर्च ट्री अगर मैं बना रहा हूँ तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसमें हर एक नोड के पास 2 रूट्स हो मेरे पास. ठीक है, वो स्क्यूड हो सकता है इस तरीके से. लेट सपोज अगर ये मेरे पास 10 है तो दिस कैन बी 6, दिस कैन बी 5, दिस कैन बी 4, दिस कैन बी 3. मेरे पास n नोड्स है इस ट्री के अंदर और n की n नोड्स मेरे पास स्क्यूड है. अब इस ट्री में, इस बाइनरी सर्च ट्री में कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे आप खुद से सोचो. अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना हो तो वर्स्ट केस में आपको n टाइम जाना पड़ेगा. आपको कोई इंसर्ट करना हो तो करेक्ट पोजीशन पे, लेट सपोज अगर मुझे 2 इंसर्ट करना है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2. ये मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे लेफ्ट जा करके यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर मुझे डिलीट भी करना हो, लेट सपोज मुझे 3 को कल को डिलीट करना है, तो 3 को डिलीट करने में भी मुझे एट मैक्स 9 n ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. सो द आंसर विल बी O ऑफ n फॉर ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस. ठीक है यार, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करता है. Consider the following binary search tree T. Let's suppose this is T. This is tree. Which node contains the 4th smallest element in this tree? ध्यान से सुनो, 4th smallest element in tree.
अब बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर एक नोड का जो लेफ्ट होगा दैट विल बी स्मॉलर देन दी पेरेंट नोड, एंड जो हर एक नोड का जो राइट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दी पेरेंट नोड। और ये हर एक नोड पे एप्लीकेबल होता है। अगर मैं इस नोड की बात करूं तो इसका जो है ये मेरे पास ये वाला एलिमेंट क्यों पी से स्मॉलर होगा और v जो है p से ग्रेटर देन होगा। इट मीन्स p के जो लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स हैं वो सब स्मॉलर होने वाले हैं और p के जो राइट में सारे एलिमेंट है वो सब ग्रेटर होने वाले हैं। तो राइट साइड की तो हम बात ही छोड़ देते हैं यार। अब क्योंकि p के लेफ्ट में मेरे पास 4 एलिमेंट्स यहाँ पे है तो मुझे इन चारों में से ही मेरा कोई आंसर होगा। ठीक है, इन चारों में से मेरे पास कोई आंसर होगा, इन चारों में से मेरे पास कोई आंसर होगा। अब समझने वाली बात है कि कौन सा आंसर होगा। अगर मैं इस पे आता हूँ, इस नोड पे आता हूँ मैं, तो इसका जो है स्मॉलेस्ट है, मीन्स ये मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट होगा, u जो है मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। अब क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो q से ग्रेटर मेरे पास ये वाला एलिमेंट है, q से ग्रेटर मेरे पास ये वाला एलिमेंट है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट q के राइट में है, इट मीन्स इन दोनों से q मेरे पास छोटा है, तो u मेरे पास सबसे छोटा है, q मेरे पास w और x से भी छोटा है, w एंड x से भी मेरे पास q छोटा है। अब डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यार कैसे समझते हैं इसको, क्योंकि w से मेरे पास x छोटा होगा, w से मेरे पास x छोटा होगा, इट मीन्स x मेरे पास यहाँ पे आने वाला है और w मेरे पास यहाँ आने वाला है। क्वेश्चन में पूछा है द फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो आंसर मेरा जो होगा वो w होगा। सो द आंसर इज w, ऑप्शन सी। So let's move to the next problem. Following function is supposed to calculate the maximum depth or height of a binary tree. The number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. तो एक piece of code दे रखा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि what should be the values of x and y so that the function works correctly. Actually क्या कर रहे हैं, हम डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम डेप्थ। एक बाइनरी ट्री दे रखा है, उसकी मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट कर रहे हैं यार, तो यहाँ पे इसने कुछ लास्ट में रिटर्न कर रखा है एक्स और वाई। हाँ ठीक है, इसने कुछ फंक्शनलिटी लिख दी है, सही लिखी होगी इसने ऑब्वियसली, बस हमें बताना ही है कि इस कोड को एनालाइज करके कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी सो दैट दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम डेप्थ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखो कर क्या रहा है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मतलब मैक्सिमम डेप्थ की बात करूँ, तो हम क्या करते हैं, मैक्स निकालते हैं लेफ्ट डेप्थ का और राइट डेप्थ का। ठीक है, राइट डेप्थ का +1। सो व्हाट दिस फंक्शन डज इज, दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डेप्थ एंड राइट डेप्थ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कुछ फंक्शन है इस तरीके से और ये है, तो मेरे पास राइट डेप्थ ये है इतनी और लेफ्ट डेप्थ मेरे पास ज़्यादा है, तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होगी इसकी, लेफ्ट वाली ना, मैं लेफ्ट वाली को लूँगा ऑब्वियसली, राइट वाली को मैं नहीं लूँगा। तो अब देखो +1 हम इसलिए करते हैं यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ लेफ्ट को कैलकुलेट करता हूँ और राइट को कैलकुलेट करता हूँ डेप्थ, और +1 मुझे इस पर्टिकुलर के लिए करना पड़ता है, रूट नोड के लिए मुझे +1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन की फंक्शनलिटी को समझने की कोशिश करते हैं अब हम। इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे एक एल डेप्थ निकाल लिया अलग से और राइट डेप्थ निकाल लिया अलग से, किस पे, जो कि मेरे पास रूट नोड थी उसके लेफ्ट पे और राइट पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इंडिविजुअली मैक्स डेप्थ निकाला लेफ्ट पे और मैक्स डेप्थ निकाला राइट पे। अब जो भी आंसर आएगा आपके पास एल डेप्थ और, अब ये बोल रहे हैं कि इफ लेट सपोज जो हमने एल डेप्थ कैलकुलेट करा है वो ग्रेटर देन है आर डेप्थ से, इट मीन्स लेफ्ट सब ट्री आपका ग्रेटर देन है राइट सब ट्री से, तो आप क्या रिटर्न करोगे, ऑब्वियसली एल डेप्थ +1 इज अगेन, मैं बता रहा हूँ फिर से, रूट नोड के लिए होता है क्योंकि हम रूट नोड को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लास्ट में रूट नोड का भी ऐड करना पड़ेगा, उसकी भी एक डेप्थ मेरे पास है, एक यूनिट हाइट मेरे पास रूट नोड के लिए भी बची हुई है। ठीक है, और इन केस अगर एल डेप्थ छोटा होता है मेरे पास आर डेप्थ से, तो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, आर डेप्थ +1। सो दिस आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है फिर आंसर होगा यार। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। ठीक है, सो एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है, इसमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर मेरे को दे रखा है और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछ रहा है। तो यार इस चीज़ को समझ लेते हैं बढ़िया से। क्या होगा कि अगर आपसे एग्जाम में दो ही चीज़ पूछेगा, या तो इन ऑर्डर पूछेगा या फिर या तो आपसे प्री ऑर्डर पूछेगा या फिर पोस्ट ऑर्डर पूछेगा। अब अगर आपसे प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर पूछता है तो एक ना एक, मतलब इन ऑर्डर वो हमेशा आप लोग को देगा ही देगा।
ठीक है, इन ऑर्डर वो हमेशा देगा, या तो इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का कॉम्बिनेशन देगा या फिर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन देगा। अब क्योंकि प्री ऑर्डर मेरे को ये बोलता है कि आप देखो तीन चीजें होती है, LDR, LRD एंड DLR। LDR मेरे को बोलता है इन ऑर्डर, पहले लेफ्ट में जाओ फिर डेटा प्रिंट करो फिर राइट में जाओ। LRD मेरे को बोलता है पहले लेफ्ट में जाओ फिर राइट में जाओ और फाइनली डेटा प्रिंट करो। DLR मेरे को बोलता है पहले डेटा प्रिंट करो फिर लेफ्ट में जाओ और फिर राइट में जाओ। अभी के लिए मेरे को ये सिचुएशन दे रखी है और ये वाली सिचुएशन दे रखी है और मुझे इस सिचुएशन को वो पूछ रहा है। तो लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। देखो अब मुझे दे रखा है इसने इन ऑर्डर, क्या दे रखा है, D B E A F C एंड G। अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करता हूँ तो प्री ऑर्डर मेरे को इसने दे रखा है A B D E C F एंड G। प्री ऑर्डर की जो पहली नोड जो होती है वो हमेशा रूट नोड मेरे को बताती है। तो अगर मैं इसके रूट नोड लिखूँ तो मेरे पास रूट नोड होगी ये। अब मैं इस ए को सर्च करूंगा अपने इन ऑर्डर के अंदर। अब जितना भी इसके लेफ्ट पार्ट में होगा दैट विल बी इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड जितना भी इसके राइट पार्ट में होगा दैट विल बी इट्स राइट सब ट्री। इट मींस ए के जो लेफ्ट में आने वाले एलिमेंट्स हैं वो मेरे डी बी एंड ई होने वाले हैं एंड जिसके जो राइट में मेरे पास एलिमेंट आने वाले वो एफ और सी और जी आने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ढूंढूंगा प्री ऑर्डर के अंदर विच इज बी। सो द नेक्स्ट रूट इज गोइंग टू बी बी। अब अगेन इस बी के जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इस बी का लेफ्ट सब ट्री होगा विच इज नथिंग बट डी एंड इस बी का जो राइट वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी इट्स राइट सब ट्री विच इज ई। अगेन मैं फिर डी पे मूव करूंगा। अब डी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो डी मेरे पास ये वाली नोड हो जाएगी। अगेन मैं ई पे मूव करूंगा, ई मेरे पास ये वाली नोड हो जाएगी। अगेन मैं सी पे मूव करूंगा, सी किधर है, इधर है, तो सी की मेरे पास नोड ही होगी। अब सी को मैं इधर सर्च करूंगा तो सी के लेफ्ट में मेरे पास एफ पड़ा है और राइट में मेरे पास जी पड़ा है। तो इसके जो लेफ्ट में आने वाला है एफ आने वाला है और इसके राइट में जो जी आने वाला है। नेक्स्ट नोड पे मूव करूंगा एफ, तो एफ मेरे पास ये नोड क्रिएट हो जाएगी और नेक्स्ट पे मूव करूंगा जी तो मेरे पास जी नोड हो जाएगी। अब मेरे पास ये ट्री बनेगा एक्चुअली, दिस इज गोइंग टू बी माई ट्री। अगर मैं इसको फिर से बनाता हूँ तो ये मेरे पास ए बी सी डी ई एफ एंड मेरे पास ये मेरे पास ट्री बन जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करना है मुझे। तो पोस्ट ऑर्डर कहता है पहले लेफ्ट में जाओ फिर राइट में जाओ एंड फाइनली डेटा प्रिंट करो। तो पहले में पूरा लेफ्ट में ट्रैवर्स करना है फिर राइट में ट्रैवर्स करना है एंड देन वी हैव टू प्रिंट दी डेटा। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर नोड को हम थर्ड टाइम विजिट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी माई पोस्ट ऑर्डर। तो मैंने ए को फर्स्ट टाइम विजिट करा, बी को फर्स्ट टाइम विजिट करा, डी को फर्स्ट टाइम विजिट करा, डी को सेकंड टाइम विजिट करा, डी को थर्ड टाइम विजिट करा, तो मेरे पोस्ट ऑर्डर में डी आ जाएगा। अब मैंने बी को सेकंड टाइम विजिट करा, ई को फर्स्ट टाइम विजिट करा, ई को सेकंड टाइम विजिट करा, ई को थर्ड टाइम विजिट करा, तो मेरे पास ई आ जाएगा। अब बी को मैंने थर्ड टाइम विजिट करा तो बी आ जाएगा। ए को मैंने सेकंड टाइम विजिट करा, सी को मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करा, एफ को मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करा, एफ को मैंने सेकंड टाइम विजिट करा, एफ को मैंने थर्ड टाइम विजिट करा, तो एफ आ जाएगा। अब सी को मैंने सेकंड टाइम विजिट करा, जी को फर्स्ट टाइम विजिट करा, जी को सेकंड टाइम विजिट करा, जी को मैंने थर्ड टाइम विजिट करा, तो जी आ जाएगा। सी को मैंने थर्ड टाइम विजिट करा, सी आ जाएगा। और फाइनली मैंने ए को लास्ट टाइम पे विजिट थर्ड टाइम पे विजिट करा तो ए आ जाएगा। सो मैच करो यहाँ से आउटपुट मेरे पास डी ई बी एफ जी सी है, तो द आंसर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, assume that an integer and a pointer each takes 4 bytes. Also assume that there is no alignment in objects. Predict the output of the following program. तो मेरे को एक piece of code दे रखा है which is obviously based on object oriented programming in C++. ठीक है, बिकॉज कह नहीं सकते यार कि C++ से पूछेगा फिर जावा से पूछेगा। ठीक है, बट पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जावा से क्वेश्चन करा दिए थे, इस वीडियो में मैं आपको C++ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक पीस ऑफ कोड दे रखा है जिसके अंदर एक क्लास बना रखी है टेस्ट नाम की, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स इसने डिफाइन कर रखे हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना रहा है टेस्ट टी नाम का और टी का साइज प्रिंट करा रहा है और टेस्ट का साइज प्रिंट करा रहा है। अब देखो यार, जो साइज ऑफ टी वो करा रहा है प्रिंट, एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं दे ऑलवेज आर स्टोर्ड सेपरेटली एंड दे आर नॉट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर इस टी की बात करूँ तो ये स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, स्टैटिक जो मेरे पास वेरिएबल है, ये इस टी का ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये सेपरेटली स्टोर्ड है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस दिस पर्टिकुलर लाइन इज गोइंग टू बी 8। ठीक है, तो इस लाइन का मेरे पास 8 आंसर होने जा रहा है।
और अगर मैं टेस्ट स्टार की बात करता हूँ तो यार ये टेस्ट स्टार जो रेफर कर रहा है सिर्फ इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल को रेफर कर रहा है, ठीक है। टेस्ट स्टार जो है इस क्लास के अंदर पॉइंटर वेरिएबल को रेफर कर रहा है एंड विच इज़ नथिंग बट 4, क्योंकि इसने बोला है कि इंटीजर और पॉइंटर दोनों 4 बाइट लेते हैं, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 8 एंड 4। अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। बस फंडा ये था इसके अंदर कि स्टैटिक जो है सेपरेटली स्टोर्ड होता है रादर देन दी एज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस वॉज द फंडा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं और आज की लास्ट प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक पीस ऑफ कोड दे रखा है और आंसर पूछ रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। एक फंडा पहले मैं बता देता हूँ, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है। फिर से सुनिए, जब भी हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा मेरे पास कॉल होता है। ये क्लास है, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया T1। जैसे ही मैंने T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो इसका जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो मेरे पास कॉल होगा। और बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, ये वाला। इसके अंदर एक लाइन लिखी है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो ऑब्वियसली एक बार तो मेरे पास ये प्रिंट हो गई होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन यार दोस्तों सुनो ध्यान से, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे एक ही क्रिएट हुआ है। ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना 2, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपली एक वेरिएबल है विच इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बट अगर ये मेरे पास T2 होता, स्टार ना होकर के सिंपली T2 होता, तो ये मेरे पास 2 बार प्रिंट होता, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बिकॉज वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ एनी ऑफ द क्लासेज द कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। तो अगर ये दोनों मेरे पास सिंपली ऑब्जेक्ट होते तो 101% मेरे पास ऑप्शन बी होने वाला था। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है T2, सो द आंसर इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ओनली, ठीक है। ये सिंपली एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो है, इस वीडियो के अंदर मैंने जो है सिर्फ 12 क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करे हैं, विच वर बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट, ग्राफ, ट्रीज, नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑल, ठीक है। अभी DBMS मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बिल्कुल भी यूज़ करा है, तो इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो सिर्फ DBMS पे बेस्ड होगी। एंड आई थिंक आप लोग को मतलब काफ़ी इन्जॉय करोगे। DBMS भी मैं उसमें पूरा कवर करा दूंगा, जिसके अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट बचा है और कुछ जॉइंट्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपके जो है SQL क्वेरीज जो कि जॉइंट्स से रिलेटेड होंगे उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मे बी वो एडवांस क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले DBMS के अंदर, ठीक है। तो वी विल बी कवरिंग ऑल दैट एंड मुझे कॉमेंट में बताओ यार कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और आप किस पे फर्दर वीडियोस किस पे चाहते हो। और प्लीज़ यार इन्नोस्क्रिप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन्नोस्क्रिप्ट चैनल पे जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एक से एक आ रहे हैं एंड इन अपकमिंग वीडियोस विल बी स्टार्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कंप्लीटली इन ऑल ऑफ द 3 लैंग्वेजेस C++, जावा एंड पाइथन, ठीक है। तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। इन्नोस्क्रिप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।